नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, विशेषकर उन परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो बेहतर ऊर्जा या जज्बे के साथ तैयारी तो करते हैं परंतु किसी कारण से दृष्टि के केंद्र पर क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते, या कोविड-19 की वजह से जिन्होंने नामांकन लिया भी है वो घरों में हैं या क्लासेस समाप्त होने के कारण वो घर वापस चले गए। तो उन परीक्षार्थियों को एक बेहतर रणनीति के साथ जो प्रश्न का उत्तर हो सकता है उन तक संप्रेषित किया जा रहा है ताकि वो बेहतर समझ के साथ प्रश्नों तक अपने पहुंच को सुनिश्चित कर सकें। इसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस के साथ साथ जो प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनका विश्लेषण क्रमशः प्रस्तुत किया। इसके पहले वाले वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो 2018 के प्रारंभिक परीक्षा के 10 प्रश्न थे उनको हमने एक्सप्लेन किया था। कुल 2018 में लगभग 28 प्रश्न भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से पूछे गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भूगोल से हमेशा सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। भूगोल के अंतर्गत लगभग 10 से 15 प्रश्न, तत्पश्चात भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से प्रश्न आते हैं। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से प्रश्न तुलनात्मक रूप से यूपीएससी से तो काफ़ी कम आते हैं, परंतु ठीक ठाक, अर्थात 2, 3 या 5 प्रश्न, परंतु उनका लेवल ठीक होता है, अच्छा होता है। तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका दूसरा वीडियो अर्थात पार्ट 2 है, जिसमें कुल 9 प्रश्नों को मैं विश्लेषित करूंगा और पार्ट 3 में भी 9 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं बारीकियों से, रणनीति के साथ कि इन प्रश्नों को क्यों पूछा गया, कहाँ से उठाया गया तथा इसके आसपास कंटेंट और कंसेप्ट और किस प्रकार के हो सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी में एक बेहतर आधार का कार्य यूट्यूब चैनल कर सके। चलते हैं प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है एक कंसेप्ट के अंतर्गत कि आप किसी चीज़ को कैसे याद करें। हालांकि कुछ कंटेंट फिर भी आपको याद करना चाहिए, करना पड़ेगा कि जनरली जहाँ पे जनजातीय जनसंख्या होती है वहाँ पर लिंगानुपात अधिक होता है। कारण क्या है? क्योंकि सामान्य तौर पे आप देखेंगे रोजगार के अवसरों के कारण सामान्य जो गैर जनजातीय जिले हैं, यहाँ पे गैर जनजातीय जनसंख्या है, वो प्रायः आसपास के नगरों में प्रवास कर जाते हैं, अर्थात माइग्रेट कर जाते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पे महिलाओं की आर्थिक उपादेयता तुलनात्मक रूप से कम है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, अभी तक उनका पार्टिसिपेशन या उनकी सहभागिता तुलनात्मक रूप से कम है। इसलिए सामान्यतः पुरुषों का प्रवास या माइग्रेशन तो होता है परंतु महिलाओं का कम होता है। इस परिस्थिति में जो नगर या जो शहर या जो कस्बा गैर जनजातीय जनसंख्या का है वहाँ से पुरुषों का प्रवास अधिक होता है। इसलिए सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि उन जिलों का लिंगानुपात या नगरों का लिंगानुपात विशेष रूप से तुलनात्मक रूप से कम होता है। लेकिन जनजातियों में ये प्रवृत्ति नहीं है, उनमें प्रवास रोजगार के लिए मुख्य धारा के क्षेत्रों में या नगरों की ओर नहीं होता है, इसलिए उन प्रदेशों का लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से बेहतर होता है। और इस प्रश्न में भी आप देख रहे होंगे, जैसे 1000 से अधिक है, अनूपपुर है, बुरहानपुर है, इंदौर है, डिंडोरी है। इन सभी में आप देखेंगे तो डिंडोरी का लिंगानुपात सबसे अधिक होगा। ये बालाघाट आदि क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र है, एक जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्रों में इसलिए मैंने अवधारणा के अंतर्गत कहा। जैसे इंदौर है तो इंदौर का लिंगानुपात उपयुक्त में सबसे कम है, लगभग 928 है। इसका लिंगानुपात कम होने का कारण क्या हो सकता है, सोचिए। इसके लिंगानुपात के कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब पुरुषों का प्रवास नगर में होगा, 928 ही है, पुरुषों का प्रवास नगर में होगा तो वहां पर पुरुषों की संख्या मात्रात्मक तौर पे बढ़ जाएगी और महिलाओं का तुलना में कम हुआ है, तो लिंगानुपात इसलिए नगर या महानगरों का किसी सामान्य कस्बे से कम होता है। इसी प्रक्रिया में यदि आप जनजातीय क्षेत्रों को देखेंगे, जनजातीय बहुल प्रदेशों को देखेंगे, तो वहां पर जो लिंगानुपात है तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर और डिंडौरी, तो इनमें डिंडौरी जो है जनजातीय जो बहुल जनसंख्या का प्रदेश है। मानचित्र पे आप देखिए, ये है डिंडौरी। हालांकि अनूपपुर भी इधर है, शहडोल है, ये सब, लेकिन बालाघाट से लेकर के मांडला और ये डिंडोरी, ये विशेष करके जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं। इसके अलावा इधर आप आएंगे तो ये झाबुआ, धार, बारवानी, ये सब भी जनजातीय बहुल क्षेत्र ही हैं। ये गुजरात का भी जनजातीय बहुल क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है।
तो इधर वाले तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में कौन से हैं, इधर वाले हैं, और या फिर यहाँ का इंदौर आदि है। तो ओवरऑल अगर आप प्रदेश का देखें तो बहुत ज़्यादा कंटेंट याद न करने पर भी आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो अब उत्तर को देखें एक बार, तो अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर और डिंडौरी। तो इसमें ओबियसली जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डिंडौरी। डिंडौरी एक ऐसा जिला है जहाँ पे लगभग 1002 लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या 2 ज़्यादा है, अर्थात ये पूरी तरह से सकारात्मक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात डिंडौरी। निम्नलिखित मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, उत्तर होगा डिंडौरी। क्लियर हो गया। तो ऐसे निकालने का भी एक तरीका होता है कि आप कंटेंट हमेशा याद करने का एक लिमिट है, एक सीमा है, परंतु जब कंसेप्चुअली चलते हैं कि महानगरीय प्रदेश में लिंगानुपात कम होगा, इन सब में लिंगानुपात सबसे कम इंदौर का है, क्योंकि इंदौर महानगर तो नहीं है परंतु मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नगर है, औद्योगिक नगर है, वाणिज्यिक नगर है, प्रशासनिक संभाग भी है। इस प्रक्रिया में इस प्रदेश में जो माइग्रेशन होगा पुरुष से दोनों का ही, परंतु पुरुषों का ज़्यादा होगा। तो अंततः देखेंगे मात्रात्मक रूप से तो लिंगानुपात यहाँ का घटता जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के भी किसी नगर या महानगर को देखेंगे तो वहाँ का लिंगानुपात सामान्य के संभाग, जिले या प्रदेश या कस्बे से कम होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डिंडौरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। देखिए, इसमें कई जगह कुछ लोगों का मानना है कि झाबुआ होगा या बड़वानी होगा या डिंडौरी भी जनजातीय प्रदेश ही है, परंतु इसका रियल आंसर होगा अलीराजपुर। मानचित्र पे देखिए तो ये है अलीराजपुर। ये बेसिकली मध्य प्रदेश और गुजरात का भी जनजातीय बहुल क्षेत्र ही है। इसके अलावा झाबुआ भी है, परंतु अलीराजपुर में लगभग 88% जनजातीय जनसंख्या, 88 क्या 89 भी आप कह सकते हैं, चूँकि 88.98% है, तो 89% ही हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे तो झाबुआ में लगभग 86% है, यानी आप उत्तर को चलें तो यहाँ पर 88.98% ट्राइबल्स हैं, यहाँ पर लगभग 86% है, बाकी सब में 68 के आसपास है। तो हालांकि घटते क्रम में है ये, परंतु अलीराजपुर में ये सर्वाधिक है। अब मुद्दा है अलीराजपुर में सर्वाधिक ट्राइबल्स के होने का कारण क्या है। एक तो लगभग पठारी प्रकार का और मैदानी प्रदेश कम होने से, क्योंकि जनजातियों का अधिवास प्राय एकाकी होता है। ये उन पठार या पहाड़ियों पर रहते हैं जहां मुख्य धारा के लोगों से अंतराकर्षण न्यूनतम होता है। उनमें आप अलीराजपुर को देखेंगे या गुजरात का जो सटा हुआ इलाका है या मध्य राजस्थान का भी, हालांकि वो झाबुआ से है सटा हुआ, उन प्रदेशों में देखेंगे तो ये राज्यों के लगभग एकाकी प्रदेश हैं, अर्थात राज्यों के विकास की प्रक्रिया में मुख्य धारा से ये इसीलिए नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि यहाँ के स्थलाकृतिक विशेषताएं विकास के पूरी तरह से अनुकूल नहीं हैं तुलनात्मक रूप से मैदान या सामान्य प्रदेशों के। इसीलिए इन प्रदेशों में एक तो विकास कम होता है, इसके अलावा जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक पाई जाती है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा अलीराजपुर 88.98%। और आप जैसे सामान्य तौर पर छात्र छात्राएं एस्पिरेंट्स जो याद करते हैं प्रश्न या कंटेंट को, वो ऐसे ही याद करते हैं इस जिले में इतना है, तो आप हमेशा उसमें कंफ्यूज करेंगे। आप सबसे पहले मध्य प्रदेश के स्थलाकृतिक प्रदेशों को देखें कि कौन कौन सा स्थलाकृतिक प्रदेश पठारी होते हुए भी वहाँ पर कृषि का विकास हो सकता है या हुआ है, या वहाँ किसी नगर का विकास हुआ है। जब कृषि का विकास होगा, नगर का विकास होगा, तो जनजातियों के साथ साथ अन्य जो मुख्य धारा के लोग हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट भी हो सकते हैं, तथाकथित सवर्ण भी हो सकते हैं, या अन्य धर्म के लोग भी हो सकते हैं, उनका अधिवास होगा। विकास की प्रक्रिया में प्रवास होगा, तो टोटल जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है जनजातीय जनसंख्या का, वो घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो क्षेत्र आज भी अनटच्ड हैं तुलनात्मक रूप से, अनटच्ड तो अब कोई भी क्षेत्र नहीं है मध्य प्रदेश का, तुलनात्मक रूप से यानी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, वहाँ पर जो जनजातियों का अनुपात होगा वो तुलनात्मक रूप से हमेशा ज़्यादा होगा। इसलिए आप मानचित्र में देखिए तो यहाँ पर अलीराजपुर और झाबुआ, अब झाबुआ में कितना है तो 86% के आसपास है। 86% क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए यही झाबुआ इधर राजस्थान हो जाता है और इधर गुजरात। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये भी पूछा गया है प्रश्न कि कौन सा जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमाओं को छूता है। ये 20 वाले में पीटी में पूछा गया है।
तो ओवरऑल आप ये देखेंगे ये इवन धार हो गया, धार तो तुलना में फिर भी इंदौर के पास है इसलिए इसमें डेवलपमेंट हुआ है, परंतु अलीराजपुर और झाबुआ मुख्य धारा से बिल्कुल अभी भी कटे हुए क्षेत्र हैं। इसीलिए यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अभी भी काफ़ी ज़्यादा या अधिक है। जैसे ही यह नगर बनेगा वैसे ही लोगों का प्रवास शुरू हो जाएगा, तो दूसरे प्रदेश के लोग भी वहाँ रोजगार के लिए आएंगे, व्यवसाय के लिए आएंगे, तो जनसंख्या का जो अनुपात है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा दूसरा इस प्रक्रिया को यदि आप समझ कर तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आराम से होनी शुरू हो जाएगी। यानी किसी प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है, इसका मतलब है सीधे सीधे कि वहाँ पर विकास की प्रक्रियाएं अभी भी धीमी हैं। इसके अलावा जनजातीय विकास में बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक से लेकर के भौगोलिक, उन सबको भी थोड़ा जानिए। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी भी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ होती जाएगी, है ना। तो इसका उत्तर होगा पहले 12 अलीराजपुर, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या, इसका कारण सहित मैंने बता दिया आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? भ्रंश घाटी, देखिए जो सोन नदी है, सोन नदी है, ये मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली है ही नहीं। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पठार से है। अमरकंटक का पठार तो मध्य प्रदेश को भी छूता है, जैसे नर्मदा जहाँ से निकली है, लेकिन जो सोन वैली है, सोन नदी, वो अमरकंटक के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और वो सीधे वहीं से, यानी मध्य प्रदेश में इधर इंटर भी नहीं करती। तो सोन नदी का तो कोई मतलब ही नहीं है। सोन नदी भ्रंश रेखीय ही है, परंतु सोन नदी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं, इसलिए यहाँ इसको शामिल नहीं करेंगे। दूसरा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोनों भ्रंश नदियाँ ही हैं, यानी भ्रंशीय नदियाँ थे। नर्मदा ऐसे निकल के आती है और ताप्ती सतपुड़ा रेंज से निकल के आती है, और इसी के बीच में है सतपुड़ा रेंज। यहाँ पे है सतपुड़ा रेंज और ये चला जाता है अमरकंटक के पठार तक, है ना। भारनेर श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, कोरिया श्रेणी और लास्ट में अमरकंटक का पठार। तो ये दोनों तो भ्रंशीय नदियां हैं, ये तय है, भ्रंशीय नदियां हैं, ये दोनों तय हो गया। अब मुद्दा है क्या चंबल भी भ्रंशीय नदी है? अगर चंबल भ्रंशीय नदी होती या भ्रंश रेखा में प्रवाहित होने वाली नदी होती तो रेवाइंस अर्थात उत्घात भूमि का निर्माण नहीं करती। इसको आप मानचित्र से देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है चंबल नदी, मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायिकाएं छिप्रा, ये भी कई बार पूछा गया है कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायिकाएं हैं। तो आप ये देखिए, जो नर्मदा नदी है, बेसिकली भारत का जो भूगर्भीय ढाल है वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि भारत का जो प्लेट है वो यहाँ पे इस प्रकार से झुका हुआ है। इसलिए जो नदियाँ पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलती हैं वो बंगाल के खाड़ी की ओर जाती हैं, और जो पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलती हैं वो अरब सागर में जाती हैं। ये आपको पता होगा पहले से, नहीं तो बता दिया मैंने आपको। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो नर्मदा भारत के, यानी अगर भारत को आप लें तो नर्मदा यहाँ से निकलकर और ताप्ती यहाँ से निकलकर इस ओर जा रही है, जबकि भूगर्भीय ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। परंतु ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों आ रही हैं? क्योंकि भ्रंश की ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। बेसिकली जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार कैम्ब्रियन युग में अफ्रीका से अलग होकर विस्थापित होना शुरू हुआ, यानी ड्रिफ्टिंग प्रोसेस का शुरू हुआ, और अभी वर्तमान मतलब हिमालय के निर्माण प्रक्रिया में वहाँ से जब विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो प्रायद्वीपीय पठार में कई प्रकार के भ्रंश बने। उन्हीं भ्रंशों में आज नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब भ्रंश रेखीय नदियाँ। यहाँ महानदी, महानदी के साथ साथ दामोदर, ये सब के सब भ्रंशीय नदियाँ हैं, परंतु चंबल भ्रंशीय नदी नहीं है, ठीक है। और खासकर किसी और में तो डाउट आपको हो भी सकता है, नर्मदा और ताप्ती में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे भ्रंश में प्रवाहित होती हैं, अर्थात भारत के स्थल का या प्लेट का भूगर्भीय ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, परंतु इन भ्रंशों की ढाल या जो भ्रंश रेखाएं हैं उनकी ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसीलिए ये दोनों ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं अपवाद स्वरूप। लेकिन अपवाद इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि भ्रंश का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो नर्मदा और ताप्ती तो हो ही जाती हैं, एक बचती है चंबल। तो चंबल नदी चूंकि रेवाइंस बनाती है और ये भ्रंश रेखा में प्रवाहित नहीं होती। इवन चंबल ही नहीं, यहाँ पार्वती, बेतवा, धसान, केन, यहाँ तक केन में तो कुछ है भी भ्रंश, बाकी फिर टोन, सोन, ये सब की सब जो है शामिल हो जाती हैं भ्रंश रेखीय नदियों में। तो इसका उत्तर होगा
चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश के भ्रंश घाटी से प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु में कई बार ऑप्शंस भी ये बताता है कि उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि मॉनसूनी जलवायु है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, परंतु ध्रुवीय का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर हम यही कहते कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ की जलवायु कैसी है, तो ध्रुवीय जलवायु है। या जो हिमाचल प्रदेश में ही उत्तरवर्ती या महान हिमालय के क्षेत्र हैं, या कश्मीर में ही जो महान हिमालय का क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी है, तो ध्रुवीय जलवायु। परंतु ये तो सिंपली मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश कर्क रेखा के पास है, और मध्य प्रदेश राज्य में कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है जो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, ग्लेशिएटेड हो, या वहाँ हिमानियों का प्रवाह होता हो, तो ध्रुवीय का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। साथ साथ मरुस्थलीय, मध्य प्रदेश में मरुस्थल भी कहीं से नहीं आएगा। भूमध्य रेखा के आसपास भी नहीं है, और साथ में इसमें समुद्र का कोई प्रभाव भी नहीं है, इसलिए भूमध्य रेखीय का भी मतलब नहीं बनता। इस प्रश्न को यदि अन्य ऑप्शन से जोड़ा जाता, इस प्रकार के नहीं और ऑप्शन से, तो शायद कुछ मामला और मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। इसमें कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की जलवायु सदृश ही मानसूनी जलवायु है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से मूलतः यहाँ 80% वर्षा होती है, तो ओवरऑल जो मानसूनी पवनें हैं यही यहाँ वर्षा कराती हैं। क्लियर हो गया? तो ये उत्तर होगा मानसूनी जलवायु। ये हालांकि बहुत हल्का प्रश्न तुलना से। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? निसंदेह ये होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के 9 राज्यों की सीमाओं को छूता है। 9 राज्यों की सीमाओं को छूता है। इसमें बाकी सभी राज्य तो आप पकड़ लेंगे, एक आध राज्य जो है कंफ्यूजन में आता है। जैसे अब आप उत्तर प्रदेश को लें तो एक तरफ हम चलते हैं पश्चिम से, तो सबसे पहले आएगा हरियाणा। हरियाणा के बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में से उसको राज्य में नहीं शामिल करेंगे। हरियाणा के बाद आएगा, अब उत्तर प्रदेश में राजस्थान की सीमा भी है, मध्य प्रदेश की सीमा भी है, छत्तीसगढ़ की सीमा भी है, झारखंड की सीमा भी है, बिहार की सीमा भी है। ये 8 राज्य हो गए। एक थोड़ा सा टच करता है हिमाचल प्रदेश को भी। ठीक है, चूंकि उत्तराखंड तो पूरा है ही है, हिमाचल प्रदेश की सीमा को भी टच करता है, इसलिए कुल 9 राज्य हैं और सर्वाधिक राज्य इसी उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। आप भारत के मानचित्र पे ऐसा रेडीमेड निकालिए, जैसे असम को भी आप देखेंगे तो अधिकांश राज्यों की सीमाएं टच करती हैं, क्योंकि हम मानते हैं असम, जैसे अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को देखें तो असम ऐसे है, ये रहा असम का मानचित्र यहाँ पर, ये ऐसे हम मानते हैं असम को, लेकिन असम यहाँ नीचे तक है, धुबरी इधर ही है, धुबरी क्षेत्र इधर है। ठीक है, ओवरऑल अभी हाल में ही जो भारत में कोलकाता से भेजा गया था अगरतला तक सामान, वो बांग्लादेश के चटगांव जो पोर्ट को यूज़ किया गया था, तो इसी से तो बनेगा ओवरऑल। हालांकि अगरतला यहाँ नहीं है असम में, लेकिन ये अधिकांश राज्यों की सीमाओं को फिर टच करता है। जैसे इधर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर मेघालय हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया। लेकिन 9 राज्यों की सीमाओं को नहीं छूता। लेकिन ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हम कई बार इसलिए निष्कर्ष नहीं निकाल पाते क्योंकि मानचित्र पे हमारा कमांड नहीं होता। तो पहले से वर्कआउट करके रखिए कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं, या कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को छूती हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे पहले आ जाएगा, 9 राज्य हो जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश सामान्यतः आपके काउंटिंग में नहीं आता। कैसे इस प्रश्न को थोड़ा और घुमा के पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती, तो हिमाचल प्रदेश शायद आपके गेस में नहीं आएगा, लेकिन उत्तराखंड तो पूरी तरह से आता ही है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो पूर्वी दक्षिणी भाग है वह भी उत्तर प्रदेश को छूता है। कुल कितने राज्य हो जाते हैं? 9 राज्य। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? देखिए, गंगा क्षेत्र के मरुस्थल होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा गंगा क्षेत्र के मरुस्थल होने का कोई मतलब नहीं है। असम क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। मध्य भारत का क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश भी इसमें आएगा। अब मुद्दा है सिंधु का क्षेत्र। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंधु के क्षेत्र का अधिकांश जो प्रवाह है वो मरुस्थलीय ही है। जैसे यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाता हूँ।
अगर आप इस प्रकार से भारत के मानचित्र को लें, ये हिमालय हो गया, ठीक है, तो यहां से इंडस नदी निकलती है, इंडस निकली ऐसे, और ये पूरा का पूरा इंडस का ऐसे प्रवाह है। और आपको पता होना चाहिए कि जो थार का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल इस भारत से पूरा का पूरा ये थार का मरुस्थल ही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है वो थार के मरुस्थल से ही कंसर्न है। इंडस का जो अधिकांश भाग है ये 65% पाकिस्तान में है और केवल 35% भारत में है। तो जो इंडस वैली का खासकर मध्यवर्ती और जितना मुहाना है वो मरुस्थलीय भाग ही है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। जैसे ब्रह्मपुत्रा की लंबाई, या ब्रह्मपुत्रा की लंबाई लगभग है 2900 किलोमीटर, सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर। अब कभी भी आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा को दे देगा, कभी आप देखेंगे सिंधु को दे देगा। गंगा की लंबाई है 2500 या 2550 किलोमीटर। तो भारत की लंबी नदी कौन सी होगी? अब यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी और सिंधु, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु में आप कंफ्यूज करेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं होगा। एक पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी, अर्थात वह नदी जो केवल भारत में प्रवाहित होती हो, भारत की लंबी नदी का तात्पर्य यही है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा और सिंधु है वो दोनों ही नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, और खास करके ब्रह्मपुत्रा और सिंधु दोनों ही नदियों का बहुत छोटा सा भाग ही भारत में है। जैसे ब्रह्मपुत्रा का देखेंगे अधिकांश भाग तो तिब्बत में है, इसके अलावा बांग्लादेश में है। हालांकि बांग्लादेश से ज़्यादा लंबाई भारत में है, लेकिन फिर भी अधिकांश भाग तो उसका तिब्बत में है। सिंधु नदी का देखेंगे तो अधिकांश भाग तिब्बत, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाद तिब्बत और थोड़ा सा भारत। इन अंतर्राष्ट्रीय नदियों को, चूँकि ये तिब्बत अर्थात चीन, साथ में भारत, और ब्रह्मपुत्रा को लेंगे तो बांग्लादेश, और सिंधु को लेंगे तो पाकिस्तान। तो ओवरऑल ये भारत के पूरी संपूर्णतः भारत की नदियाँ नहीं हैं, भारत की भी नदियाँ हैं। तो भारत की नदियों की जब चर्चा करेंगे तो उसमें नाम आएगा गंगा नदी का, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गंगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? देखिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, दूसरा नदी बेसिन लिया जाए तो यह गोदावरी हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता था। किस प्रकार से टफ बनाया जा सकता था? यदि हम, हालांकि यमुना का बेसिन बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर यमुना के बेसिन, चूंकि यमुना गंगा की सहायिका है, लेकिन यमुना को लें तो यमुना के बेसिन में राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी आता है, और साथ साथ मध्य प्रदेश भी आता है। तो ओवरऑल एरिया देखेंगे, सहायक नदी है। लंबाई लें तो यमुना एक ऐसी सहायक नदी है जिसकी लंबाई गोदावरी से थोड़ी कम है, परंतु बाकी प्रायद्वीपीय भारत की किसी भी नदी की तुलना में यमुना का प्रवाह क्षेत्र या यमुना की लंबाई ज़्यादा है। और यदि जल की मात्रा लें तो यमुना में जल का प्रवाह गोदावरी से भी ज़्यादा है, लेकिन लंबाई में यमुना कम है। दूसरा बेसिन लें तो हरियाणा, यमुना निकली उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड तो आ ही गया उसके बेसिन में, हालांकि गंगा से काफ़ी छोटा बेसिन होगा उसका। साथ साथ हरियाणा से आगे बढ़िए दिल्ली को आप हटा भी देते हैं तब भी। अब उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग आएगा, लेकिन इसका बेसिन बड़ा कैसे होगा? तो मध्य प्रदेश से निकली चंबल, मऊ से, और फिर राजस्थान होती हुई जाके मिलती है। इसके अलावा सिंध, काली सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियाँ यमुना और गंगा में, मतलब यमुना, केन को हटा दीजिए, यमुना में मिलती हैं। तो ओवरऑल यमुना का बेसिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे उत्तर में महानदी नर्मदा का जो कि बेसिन छोटा है, कावेरी का गोदावरी से, क्या कृष्णा से भी छोटा है, तो इसका उत्तर तो बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर आप सोचिए, और एनसीईआरटी में बेसिन का मैप भी दिया हुआ है, कई बार यह भी पूछा जाता है कि यह बेसिन किस नदी का है। रेडीमेड उसमें, रेडीमेड का मतलब होता है एनसीईआरटी में मैप अवेलेबल है, एक बार आप केवल उन बेसिन्स को देख लीजिए, समझ लीजिए, तो वहाँ से जब प्रश्न आएगा तो इजीली आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा गोदावरी बेसिन। चूँकि नर्मदा तो भ्रंश रेखीय नदी है, तो इसका बेसिन वैसे ही बड़ा होगा। भ्रंश रेखीय हालांकि गोदावरी भी है, परंतु चूँकि गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं
वो काफ़ी बड़ी, जैसे वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, ये सब नदियाँ जो हैं ओवरऑल गोदावरी को के प्रवाह क्षेत्र को बड़ा कर देती है। तो गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है, किसके बाद मतलब उपयुक्त में, और दूसरा बड़ा नदी बेसिन है भारत का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला जैविक खेती आधारित राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है। बेसिकली सिक्किम राज्य ने जो हरित क्रांति के अवयवों का तेजी से वितरण पर्वतीय प्रदेशों में हो रहा है, विशेष करके अरुणाचल प्रदेश में, जैसे आप देखेंगे 2009-10 में भारत ने कृषि नीति की प्रक्रिया में, कृषि नीति के निर्माण की प्रक्रिया में, जैसे जम्मू कश्मीर में 7, 8 से 9, 10 के अंतर्गत ट्यूलिप के कृषि के क्षेत्र को के रूप में उसका चयन किया था। लेकिन 9-10 में चयन किया गया था, या 10 से 11 भी कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश को फ्लोरिकल मतलब फूलों की कृषि के लिए, फ्लोरिकल्चर बोले इसको, फूलों कृषि के लिए अरुणाचल प्रदेश का चयन किया गया था, और यूपीएससी में प्रश्न भी आया था। तो भारत सरकार भी कृषि की प्रक्रिया में कई राज्यों में विशिष्ट प्रकार के कृषि के विकास के लिए कुछ नीतियां बनाती है, जिसमें जैसे उत्तराखंड में ही आप देखेंगे जो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि अतिशय मतलब एक्सेसिव जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ है, वो उन राज्यों में भी किया जाने लगा, जिससे वहाँ के पर्यावरण पर अति नकारात्मक असर पड़ा, जिससे उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ओवरऑल जो कुछ राज्य ऐसे भी थे, उसमें उन्होंने डिमांड किया कि हम विकास तो चाहते हैं, लेकिन विकास पर्यावरण के क्षरण के कसौटी पर नहीं, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कृषि से बेहतर पर्यटन के माध्यम से अपने आय को अर्जित करते हैं। और पर्यटन में आजकल एक बढ़िया तथ्य यह उभर कर आया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ किया जाए। तो सिक्किम भारत का वो पहला राज्य है जिसने अनाउंस किया, चूँकि सिक्किम के आय का प्रमुख स्रोत पर्यटन ही है, कृषि या उद्योग नहीं है। तो सिक्किम ने अनाउंस किया कि हम अपने यहाँ जो कृषि करेंगे, खेती करेंगे, वो हर्बल एग्रीकल्चर करेंगे, जैविक कृषि करेंगे, अर्थात उसमें जो रासायनिक उर्वरक यूज़ होता था उसको बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, हम ग्रीन मैन्योर्स यूज़ करेंगे, जैसे गोबर या जो वहाँ के पहाड़ी पशु होते हैं, या उसके अलावा जो भी जैविक खाद है हम उसका प्रयोग करेंगे, ना कि हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे। कीटनाशक का प्रयोग भी अति सीमित करेंगे, अर्थात जो जैविक कृषि है उसके उत्पाद को ही यहाँ के हम टूरिस्टों को खिलाएंगे, और वहाँ पे तो विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो सिक्किम ने नीतिगत तौर पर यह अनाउंसमेंट किया, बाकी मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से किसी ने नहीं किया अभी तक। हालांकि अरुणाचल प्रदेश ने सिक्किम के इस पॉलिसी या सिक्किम के इस वक्तव्य को एडॉप्ट करते हुए अपने अधिकांश भागों में, खासकर जहाँ फूलों की खेती होती है, क्योंकि धान वाले में तो वहाँ पर केमिकल का फर्टिलाइजर का यूज़ होता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों में धान खेती होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मैदानी प्रदेश है, क्योंकि पूरा का पूरा पर्वतीय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, लेकिन जो फूलों की कृषि आदि का क्षेत्र है, या जड़ी बूटियों कृषि आदि का क्षेत्र है, या कुछ हद तक सीमित रूप से ही, कम ही सही, चाय के बागानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश ने भी सिक्किम की तरह ही जैविक खेती का ही प्रक्रिया अपनाया है। परंतु भारत का प्रथम राज्य, प्रश्न क्या है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती आधारित राज्य कौन सा है? वो दैट इज सिक्किम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। तो यही 9 प्रश्न थे जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 28 प्रश्नों में से, जो पहला वीडियो था 10 प्रश्नों का, दूसरा वीडियो 9 प्रश्नों का। अब मिलेंगे हम लोग फिर से तीसरे वीडियो में, अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए थे 28 प्रश्न, उसका 2 वीडियो, ये दूसरा वीडियो भी कंप्लीट हुआ। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं तीसरे वीडियो में फिर 9 प्रश्नों के साथ। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।